नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट में देरी समेत मुआवजे को लेकर एक फैसला सुनाया और इसी के साथ ग्राहक से जुड़ी कई तरह की दुविधा पर स्पष्टता भी दी है और सिद्धांतों की व्याख्या की है। मसलन किन परिस्थितियों में ब्याज सहित रकम वापस मिल सकती है, लेट पोजीशन की स्थिति, देरी या एक प्रॉपर्टी की जगह दूसरी प्रॉपर्टी का विकल्प, मेंटल हैरेसमेंट, घटिया निर्माण समेत तमाम मुद्दों को स्पष्ट किया है, जो हम इस सेगमेंट में कानूनी एक्सपर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में आप अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपको संभलने की जरूरत है। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं, खरीद चुके हैं या डेवलपर्स के साथ किसी भी तरह के विवाद में उलझे हैं, तो उन विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या है, आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अश्विनी दुबे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम अनुपम गर्ग, बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सिंडिकेट बैंक समेत कई फैसलों का जिक्र करते हुए ग्राहक बिल्डर के अधिकारों को स्पष्ट किया है। एक एक करके समझेंगे सारी बातें। सबसे पहले तो ये बताइए कि किन परिस्थितियों में ब्याज सहित रकम वापस होती है। देखिए, कई उसकी कंडीशंस हैं। सबसे पहले, जैसे ही कोई बिल्डर ल्यूकोरेटिव एडवर्टीजमेंट करके बायर को अपनी तरफ आकर्षित करता है और कहता है कि 36 महीने में, 40 महीने में, 42 महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो जाएगा, और उसके साथ वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट करके उस बायर का पैसा अपने पास इन्वेस्ट कराता है। और होता क्या है कि उस टाइम फ्रेम में वो जो बिल्डर है वो फ्लैट्स की डिलीवरी नहीं कर पाता, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पाता, और जो अथॉरिटीज के ड्यूज होते हैं वो भी नहीं दे पाता। तो कोर्ट ने उन सब सिद्धांतों को, जो रेरा के प्रोविजंस हैं उनको देखते हुए, कॉम्पनसेशन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है उसको देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि किन किन सिद्धांतों पर ब्याज सहित वापसी होगी, कब विलंबित निष्पादन की स्वीकृति की बात किया। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए बिल्डर कहता है कि यहां नहीं, आपको दूसरी जगह वैकल्पिक एक ऑल्टरनेटिव साइट दे देते हैं, तो उसमें क्या बायर्स के राइट है। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत रूप से, खास तौर से जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए, जो अनुपम गर्ग के केस में नजीर पेश की है, वो देश के लोगों को निश्चित तौर पर लाभान्वित करेगी अगर सही तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। अश्विनी जी, अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो देरी पर बिल्डर ग्राहक को तो इंटरेस्ट देगा, लेकिन ग्राहक के होम लोन के इंटरेस्ट के लिए डेवलपर जिम्मेदार नहीं है। इस पर क्या स्पष्टता मिली है? इंटरेस्ट, इस बारे में इस जजमेंट का एक पहलू, एक टेस्ट ये भी है कि अगर मान लीजिए कि लोन लिया इंटरेस्ट पर किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उस लोन की भरपाई कर रहा है जो बायर है, और ये कर रहा है कि इतने समय में, 3 साल में या 5 साल में मान के चलिए कि फ्लैट हमें मिलेगा, लेकिन अगर वो उसमें डिले में, पोजीशन में डिले होता है, तो पोजीशन में डिले तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन बढ़ता है, क्योंकि फिक्स जो टेन्योर है लोन का, वो लोन का टेन्योर तो 20 साल होगा, 15 साल होगा, 10 साल होगा, वो तो एक्सटेंड नहीं होता है। लेकिन अगर डिले पोजीशन में, अगर जो प्रॉपर्टी है वो बाद में मिलती है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगर मान लीजिए कि आपको पोजीशन में डिले होता है, तो उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये जो लोन आपने लिया है उसका ब्याज का भुगतान आपको बिल्डर करेगा। लेकिन अगर कॉम्पनसेशन की बात आती है, या ये आता है कि समय पर पोजीशन नहीं दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में आप कॉम्पनसेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रेरा के प्रोविजंस के तहत, जो सिविल लॉ है, जो टॉर्शियस आपकी लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी बनेगी, उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। अश्विनी जी, किन परिस्थितियों में डिले पोजीशन माना जाता है और कब ग्राहक डिले पोजीशन पर इंटरेस्ट का हकदार होता है? देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पोजीशन एक निर्धारित समय पर, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है बिल्डर और बायर के बीच। वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है कि आप इस नियत तिथि के तहत, यानी 3 साल, 36 महीना, 38 महीना, 5 साल, जो भी उसमें तथ्य हैं, तो दोनों के बीच में तय हो गया कि विद इन, ऑन और बिफोर दिस पीरियड पोजीशन शैल बी हैंडेड ओवर, और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। वहां अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होते, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स होती है वो वहां होती है कि डिले हो गया पोजीशन को डिलीवर करने, फॉर वॉट एवर द रीजंस। तो एक तो यहां आ गया कि कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए जो बायर है, बायर कैन गो आइदर टू द कंज्यूमर कोर्ट और टू द रेरा। रेरा क्योंकि अब रेरा में रजिस्टर सारी चीजें हो गई। तो कोर्ट ने कहा कि अगर जिस दिन आपका एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो, यानी अनुबंध का निष्पादन हुआ,
कि इस समय के लिए दिया जाएगा, या जहां पर ये कहा कि कोई समय ही निर्धारित नहीं किया गया। कई बार क्या है कि बिल्डर बड़ा सेफ प्ले करता है, बिल्डर टाइम नहीं फिक्स करता बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, और कहता है हम समय पर उसको दे देंगे। तो हम्म। इन सबको जो है, अगर मान के चलिए कि ये सारी जो चीजें हैं, इसको देखने के लिए कोर्ट ने कहा कि ये हम परिस्थितियां कैलकुलेट करते हुए कॉम्पनसेशन देंगे, इंटरेस्ट देंगे, लेकिन जहां पर एक पर्टिकुलर पीरियड फिक्स है तो वहां तो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम फिक्स है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। हम्म। अब होता क्या है कि बिल्डर्स स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं रखते, वन साइडेड एग्रीमेंट्स बनाते हैं, मिसयूज करता है, अब्यूज करता है प्रोसेस को। उसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी दृष्टांत दिया वो ये है। अश्विनी जी, इसके अलावा एक और स्पष्टता मिली है वैकल्पिक साइट या न्यायोचित देरी की, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए क्या है कि जहां पहले से आवंटित प्लॉट है हम्म। या फ्लैट है या जो वो घर है, वो जो बताया, जैसे मान लीजिए कि आपको ग्रेटर नोएडा में एक पर्टिकुलर सेक्टर में बता दिया कि इस सेक्टर में आपको प्लॉट देंगे या फ्लैट देंगे या घर देंगे, और वो वहां देने के बजाय कुछ परिस्थितियों में किसान ने जमीन नहीं दी, अथॉरिटी ने जमीन नहीं दी, जमीन थी ही नहीं उनके पास, जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, वो कह रहे हैं हम आपको एक ऑल्टरनेटिव प्लॉट या ऑल्टरनेटिव फ्लैट या ऑल्टरनेटिव घर देते हैं, या माने उन या किसी और कारण में जो डिले होता है और आप अग्री करते हैं उसके लिए, वैकल्पिक जो बात करते हैं कि ठीक है भाई हमारा ग्रेटर नोएडा में नहीं मिल रहा है तो थोड़ा आगे जेवर में मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट एरिया देखें, जो लोकेशन देखें वो सेम है। तो एक तो वो कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको ब्याज और मुआवजे के आप हकदार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको वैकल्पिक साइट ऐसी दिखाता है, जो साइट आपने चूज किया है, जिसके लिए आपने एग्रीमेंट टू सेल किया, जिसके लिए आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट किया है, और वो उसके बियॉन्ड और उससे लो प्रोफाइल वाली जगह दिखाता है, उन परिस्थितियों में ये न्यायोचित देरी नहीं मानी जाएगी। ये एक अब्यूजिव प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये हिडन जो बिल्डर का अपना एजेंडा था, मोटिव था, मिस्चीवियसनेस थी, उसको एक्सपोज करने, तो उन परिस्थितियों में आपका मिलेगा। अश्विनी जी, जाहिर है जीवन भर की पूंजी लगाकर खरीदा गया घर अगर अटक जाए तो मानसिक पीड़ा और कष्ट तो स्वाभाविक है। तो एपेक्स कोर्ट का मानसिक पीड़ा को लेकर क्या रिएक्शन है? मानसिक पीड़ा तो होती ही है। एक अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जो जिसकी एक फिक्स इनकम है और उसके खर्चे बढ़ेंगे, तो ये मानसिक पीड़ा होगी। और अगर मान लीजिए बिल्डर मिस्चीवियसनेस को अब्यूजिव तरीके से, अब जो जो उसने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में या तमाम जो आपको मकान की बुकिंग करवाते समय जो प्रॉमिस किया कि हम ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, और वो भी नहीं देता, मनमाने ढंग से या स्वेच्छा से अगर ऐसा लगता है कि मानसिक पीड़ा दी गई है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रिंसिपल है उसके मुताबिक मुआवजा दिया जा सकता अश्विनी जी, हाई वैल्यू पर वैकल्पिक आवंटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? है। अगर मान लीजिए कि आपने फिक्स किया कि रेट आपका फिक्स हो गया, हम्म। और उसके बजाय आपको जहां वो ऑल्टरनेटिव प्लॉट, घर या फ्लैट सजेस्ट कर रहा है, वहां की कॉस्ट तो ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर कोर्ट ने उसको जस्टिफिकेशन की श्रेणी में माना। अब लेना और न लेना आपके ऊपर है, मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते आपको कि आप वैकल्पिक साइट पर जाइए ही। अगर आप फोर्स नहीं कर सकते तो आपको पूरा राइट है कि अपना पैसा ले सकते हैं, लेकिन आप अग्री करते हैं विद दी हायर वैल्यू का, तो वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस तो नेचुरल सी बात है, वो तो हमेशा से कोर्ट्स भी इसको मानती हैं, दैट डिफरेंस हैज टू बी पेड। बिल्कुल। एक और अहम बात अश्विनी जी, डेवलपर्स कभी भी भाव बढ़ा देते हैं, अनाप शनाप पेनल्टी लगा देते हैं। तो डेवलपर्स के प्राइस बढ़ाने और अतिरिक्त शुल्क को लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए रेरा लाने के पीछे प्रोविजन ही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी या जो आपका प्रपोज प्रोजेक्ट है या अंडरगोइंग प्रोजेक्ट है उसको रजिस्टर करवाएंगे, आप बताएंगे क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, कितना आप कंज्यूमर से ले रहे हैं, कितने दिन में आप देंगे, और इसीलिए एक एडजुडिकेटिंग बॉडी बनी थी। लेकिन आप आज भी देखिए तो देश में यूनिफाइड कोई लॉ नहीं, परंतु सवाल यह है कि अभी नीड ऑफ द आवर यह है कि देश में हमारी मिनिस्ट्री एक साथ मिलकर एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट तैयार करे, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करे, जो वॉचडॉग हो, कि जहां पर ये प्रॉमिस कर रहा है बिल्डर फ्लैट्स, क्या वो वाकई में उसका कब्जा है, उसके पास ऑफिशियल पोजीशन है, जमीन में किसी प्रकार का कोई हर्डल तो नहीं है, जो रिक्वेस्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंसेस हैं
वो है कि नहीं है, क्या उसको मिल रहा है, जो अथॉरिटी की परमिशन है वो है कि नहीं है, और समय निर्धारित कर दे कि इतने % पैसा आपको तब मिलेगा। इसलिए कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो पेमेंट का पहले प्रोसेस चलता था, या कई जगहों पर गवर्नमेंट की हाउसिंग सोसाइटीज को आप देखेंगे जो चलाती थी, वो इसी बेसिस पर चलाती थी, कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो पेमेंट होगी और सही समय पर आपको फ्लैट या पोजीशन मिलेगा। लेकिन नहीं मिलता है तो एक क्लॉज भी रहता है कि इतने % तक, माने मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट कैन बी इंक्रीज फॉर सर्टेन सम अदर सर्कमस्टांसेस। सीमेंट का रेट बढ़ गया, रेड लेबर का रेट बढ़ गया, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए, तो उन सबको देखते हुए तो इसलिए 10% का एक्सेस रखते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना देश में बहुत जरूरी है, और रेगुलेटरी बॉडी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल बॉडी जरूर होनी चाहिए जो ये इंश्योर करे कि कोई भी बिल्डर किसी भी आम नागरिक को या कंज्यूमर को ठगे नहीं, धोखा देकर नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अश्विनी जी, टाइटल डीड के निष्पादन पर देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है? देखिए, टाइटल डीड में क्या होता है, जब आपने पूरा भुगतान कर दिया, कब्जा आपको दे दिया, जैसे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, आप पंचशील पेबल्स का सेक्टर 3 में वैशाली में जाकर देखिए, ग्रेटर नोएडा के बड़े सारे फ्लैट्स में देखिए, यूनिटेक के फ्लैट देखिए, पैसा आपने दे दिया, भुगतान कर दिया, कब्जा दे दिया, टाइटल डीड निष्पादित नहीं की गई। क्यों नहीं निष्पादित की गई? क्योंकि टाइटल डीड में एक्चुअल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेएबल थे वो पे ही नहीं। तो उसके लिए कहा कि आप जो है उस जो कॉम्पनसेशन है, जो आपको मेंटल एगनी हुई है, जो हैरेसमेंट हो रहा है, उसके लिए आप मुआवजा क्लेम कर सकते हैं। अश्विनी जी, घटिया और अधूरा निर्माण तो रियल एस्टेट की कॉमन प्रॉब्लम है, तो दोषपूर्ण निर्माण या अधूरे निर्माण को लेकर क्या कहा गया है? अब मान लीजिए कि दोषपूर्ण का मतलब कंस्ट्रक्शन का आपने कहा कि बहुत फाइन कंस्ट्रक्शन करेंगे, सीमेंट का सही इस्तेमाल करेंगे, गारा का इस्तेमाल करेंगे लंबे समय तक बहुत तरीके से, लेकिन होता क्या है, इंफीरियर क्वालिटी का, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, थर्ड क्लास का अगर आप मटेरियल लगाते हैं तो नेचुरली बिल्डिंग में मजबूती नहीं रहेगी। इन सब को कहते हुए सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने कहा कि बोला कि अगर ऐसा होता है तो काम ठीक करवाने के लिए आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं। अश्विनी जी, एक और इंपॉर्टेंट सवाल, कहीं कहीं देखा गया है कि ग्राहक भी बेहिसाब मुआवजा मांग लेते हैं, तो उचित मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है? नेचुरली, क्योंकि मुआवजा इसलिए ज्यादा नहीं मांग सकते, मानसिक उत्पीड़न मान लीजिए आपका तो 1 लाख का हुआ है और आप 1 करोड़ रुपए मांग लेंगे तो जस्टिफिकेशन नहीं। करेक्ट। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जिस लेवल की आपकी मानसिक पीड़ा है उसी के प्रोपोर्शनेट में ही आप मुआवजा क्लेम कर सकते हैं, वो तथ्यों पर अलग अलग निर्भर करता है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल अश्विनी जी आपसे लेंगे, और ये सबसे अहम बात है कि निचली अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर विचार करने के लिए कहा है, तो उन्हें क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले कोर्ट सबसे पहले देखता है कि क्या कॉज ऑफ एक्शन, जिसको हम कहते हैं वाद का कारण, या इस व्यक्ति का वाकई में कोई राइट है, कहीं ऐसा तो नहीं कॉलोजिव पिटीशन इसने फाइल किया, उसने कहा कि क्या ये किसी प्रकार की राहत इसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, जैसे न लाभ न हानि के आधार पर कोई लेआउट बनाया गया हो जिसमें कोई वाणिज्यिक लाभ नहीं हो, तमाम ऐसे सिचुएशंस होती हैं, तो वो तो कारण नहीं था। और अगर मान लीजिए कि कोई प्राधिकरण में, सपोजिंगली कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, आप गए वहां पर रजिस्ट्री करवाने के लिए और गवर्नमेंट ऑफिसर रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर फाइल पास नहीं कर रहा है, तो ये वो हो गया। तो इन सब बातों को देखते और ये कहा कि वास्तव में क्या इससे किसी व्यक्ति को, जो कंज्यूमर है, कोई मानसिक पीड़ा हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, तो उन तथ्यों को उन्होंने देश की अदालतों को निर्देशित किया कि पहले चेक करिए और लगता है तो फिर उसको राहत दीजिए और नहीं लगता है तो मत दीजिए। बिल्कुल। तो ये कुछ जरूरी मुद्दे हैं जो आमतौर पर प्रॉपर्टी विवाद में देखे जाते हैं, जिन्हें बड़ी ही सरलता से अश्विनी जी ने बताया कि प्रॉपर्टी से जुड़े इन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। जाहिर है, इससे आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय अपने अधिकारों को समझने में या डेवलपर से डील करने में आसानी होगी। अश्विनी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट जो कि छोटे शहरों में घट रही घरों की सप्लाई के आंकड़े और कारण को पेश कर रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगर आप टियर 2 शहरों में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। खबर पर आगे बात करें उससे पहले कुछ सवाल कि क्या सस्ते घर रियल एस्टेट डेवलपर्स की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं? क्या छोटे शहरों से नए प्रोजेक्ट लॉन्च अब ठंडे बसने में जा रहे हैं?
अगर ऐसा है तो कारण क्या है? देश के 15 बड़े टियर 2 शहरों में इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 के दौरान नई हाउसिंग सप्लाई में 35% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसका सबसे बड़ा असर 50 लाख से कम कीमत वाले अफोर्डेबल घरों पर पड़ा है, जिनकी सप्लाई प्रॉपर्टी बाजार में लगातार कम होती जा रही है। आइए इस रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। ये आंकड़े निकल कर आए हैं प्रॉप इक्विटी की ताजा रिपोर्ट से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रियल एस्टेट डेटा और एनालिटिक्स कंपनी प्रॉप इक्विटी, जो देश भर में हाउसिंग ट्रेंड्स को ट्रैक करती है, उसके द्वारा ये डेटा जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक Q1 2024 यानी पिछले साल की पहली तिमाही में 45,901 यूनिट्स की सप्लाई बाजार में आई थी, जबकि इस साल की पहली तिमाही में केवल 30,155 यूनिट्स ही लॉन्च हुई, यानी 1/3 सप्लाई गायब हो गई है। शहरों के आधार पर बड़ी गिरावट जहां देखने को मिली है, उनमें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सप्लाई सबसे ज्यादा 72% घटी है। इसी क्रम में त्रिवेंद्रम में 71%, मंगलौर में 64%, जयपुर और लखनऊ दोनों शहरों में 55% की गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में सबसे कम 2% गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इस शहर का हाउसिंग मार्केट सबसे स्थिर रहा। भले ही घरों की सप्लाई ज्यादातर छोटे शहरों में गिरी है, लेकिन इसके उलट एक शहर ऐसा भी है जहां घरों की सप्लाई में शानदार तेजी दर्ज की गई है। एकमात्र कोयंबटूर ऐसा शहर रहा जहां सप्लाई 127% बढ़ी है, यानी पिछले तिमाही की तुलना में दुगनी से भी ज्यादा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर छोटे शहरों के हाउसिंग मार्केट में ये गिरावट क्यों आ रही है? तो आपको बता दें कि इसका जवाब छिपा है डेवलपर्स की रणनीति और बाजार के मौजूदा आर्थिक हालात में। प्रॉपर्टी बाजार के जानकार मानते हैं कि डेवलपर्स अब फाइनेंशियली सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल सेगमेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। 50 लाख से कम कीमत वाले घर अब अव्यावहारिक हो गए हैं, इसलिए उनकी सप्लाई में लगातार गिरावट आ रही है। इसका मतलब यह है कि अब डेवलपर्स मिड और प्रीमियम सेगमेंट यानी 50 लाख से 2 करोड़ के घरों में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और सप्लाई के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। घरों की कीमत के आधार पर कुल सप्लाई में हिस्सेदारी को देखें तो साफ नजर आता है कि 50 लाख से कम कीमत के घरों में सबसे अधिक 54% गिरावट है। पहले इनकी हिस्सेदारी 33% थी, जो अब घटकर 24% रह गई है। इसी तरह 50 लाख से 1 करोड़ तक की कीमत वाले घरों में 12% की गिरावट है। हालांकि इनकी हिस्सेदारी 36% से बढ़कर 48% हो गई है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के घरों की सप्लाई भी 17% कम हुई है, लेकिन सप्लाई में हिस्सेदारी बीते साल के मुकाबले 18% से बढ़कर 23% हुई है। तो वहीं 2 करोड़ से अधिक कीमत वाले घरों की नई सप्लाई में सबसे अधिक 73% की गिरावट है, और इनकी हिस्सेदारी 13% घटकर महज 5% रह गई है। यानी कहा जा सकता है कि अब 2 करोड़ से कम कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी 95% हो चुकी है। छोटे शहरों के हाउसिंग मार्केट में हो रहे इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन मिडिल क्लास घर खरीदारों पर पड़ रहा है जो 50 लाख रुपए तक के बजट में घर खोज रहे हैं। ऐसे अफोर्डेबल घर अब प्रॉपर्टी बाजार से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। छोटे बजट वाले घरों की कम होती नई सप्लाई को अगर आप क्षेत्रीय स्तर पर देखते हैं तो आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पूर्व और मध्य भारत में 68% की गिरावट है। इसी क्रम में उत्तर भारत में 55%, पश्चिम भारत में 28%, दक्षिण भारत में 26% है। अहमदाबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर समेत 7 राज्यों की राजधानी में नए घरों की सप्लाई में 43% की गिरावट आई है। सबसे अधिक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ 50 लाख से कम कीमत वाले घरों की सप्लाई में 90% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर कुछ चिंताएं हैं तो कुछ राहत भी हैं। जैसे आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। रेपो रेट के 5.5% पर आने के बाद अब इसका असर होम लोन की घटी ब्याज दरों के तौर पर नजर आएगा, जिससे 50 लाख से 2 करोड़ तक के घरों की मांग को रफ्तार मिल सकती है। इसका साफ मतलब यह है कि आने वाले वक्त में अगर आप मिड सेगमेंट यानी 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ तक के घर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छे मौके और विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल घर की तलाश करने वाले हैं, अगर आप अफोर्डेबल घर खरीदना चाहते हैं यानी जो 50 लाख से कम कीमत के घर हैं,
तो आपके लिए विकल्प लगातार कम होते जा रहे हैं। भले ही सस्ते घरों पर सरकार का फोकस हो, भले ही सबको घर की दिशा में सरकार काम कर रही हो, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स का मोह सस्ते घरों से भंग होता जा रहा है। तो ये तो बात हुई छोटे शहरों में नए घरों की सप्लाई की, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में हाउसिंग सेक्टर की क्या स्थिति है? जिस रफ्तार से शहरीकरण बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, उसको देखते हुए राज्य में कितने घरों की मांग है, कितने बने हैं, ओवरऑल महाराष्ट्र में लोगों की हाउसिंग नीड को पूरा करने के लिए कैसी रणनीति अपनाने की जरूरत है, इन बातों को आंकड़ों के जरिए समझिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन की टेक्निकल ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शहरी आवास की कमी लगभग 19,40,000 है। सरकार का दावा है कि कई योजनाओं के जरिए 9 लाख घर तैयार हो चुके हैं। 10 लाख अतिरिक्त घर 2027 तक बन जाएंगे। ध्यान रहे, महाराष्ट्र में देश की सबसे बड़ी स्लम पॉपुलेशन है। 2011 की जनगणना के आधार पर देश की 18% से अधिक स्लम पॉपुलेशन महाराष्ट्र में रहती है। अकेले मुंबई में 52 लाख से अधिक लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे महंगा राज्य है। यहाँ रहना 1.37 टाइम महंगा है भारत में बाकी जगहों के मुकाबले। जैसा कि हमने पहले बताया, महाराष्ट्र मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। यहाँ कुल आबादी के 45% से अधिक लोग शहर में रहते हैं। महाराष्ट्र का रियल एस्टेट अस्थिर, उतार चढ़ाव वाले डिमांड है। जमीनें, निर्माण लागत काफ़ी महंगे हैं। सरकार ने इस उतार चढ़ाव को संभालने के लिए स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम्स, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और डेवलपर्स के लिए इंसेंटिव्स की पहल भी की है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उनसे कुछ खास असर नहीं पड़ा। ओवरऑल महाराष्ट्र में हाउसिंग सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर युद्ध स्तर पर फोकस करे। राज्य में लगातार बढ़ती आबादी और हाउसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए सरकार को प्राइवेट डेवलपर्स के साथ आउट ऑफ द बॉक्स स्टेप्स लेने की जरूरत है। इसके लिए कई स्तर पर काम करना होगा। मसलन सभी कम्युनिटीज, खासकर गरीब, प्रवासियों की वर्तमान और भविष्य की हाउसिंग डिमांड का सटीक आकलन करना होगा। डिमांड डेटा के आधार पर घरों के निर्माण के लिए फंडिंग को प्रायोरिटाइज करना होगा, हाई नीड्स एरिया के लिए खासतौर से। इतना ही नहीं, कोलैबोरेटिव एंड एक्सेप्टेड पॉलिसी अप्रोच के लिए अर्बन लोकल बॉडीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स को मजबूती से जोड़ना होगा। हाउसिंग डेवलपमेंट को बुनियादी ढांचे और एसेंशियल सर्विसेज के साथ अलाइन करना होगा। स्लम एंड अनप्लैन्ड एरियाज पर लगाम लगाने के लिए सही मायने में सस्ते घरों का निर्माण करना होगा। यानी महाराष्ट्र के हाउसिंग सिनेरियो को देखते हुए संभावनाएं तो हैं, चुनौतियां भी भरपूर हैं। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने जो नई हाउसिंग पॉलिसी लागू की है वो इसमें कितनी सहायक होगी ये देखना होगा। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।